गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, अनुमान एवं लागत, है ना। ये चैप्टर है आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, है ना। WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेकंड ईयर के लिए है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, अनुमान एवं लागत। इसके अंतर्गत हम ये चीज़ों को समझेंगे कि कोई अगर हमें जॉब बनाना है, किसी प्रोसेस पे हमें काम करना है, तो जॉब बनाने के पहले हम एक ऐसी चीज़ की गणना करेंगे। हम ये देखेंगे कि इस चीज़ों पे कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, इस पे कितना खर्च आएगा। इस चीज़ की गणना करना ही क्या कहलाता है, एस्टिमेशन कहलाता है। हम एक खाका तैयार करते हैं, एक, है ना, चीज़ों को रेफरेंस लेके कि इस जॉब को बनाने में हमारे कितने मटेरियल यूज होंगे, कितना खर्चा आएगा, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, है ना, अनुमान लागत की कितना इस पे लगभग खर्च बैठेगा, है ना। और ये एस्टिमेशन कॉस्ट कहलाता है। फिर बन जाने के बाद जो हम देखते हैं कि हमारा कितना खर्चा है, वो क्या कहलाता है, एक्चुअल कॉस्ट कहलाता है ना, वास्तविक लागत। तो चलिए इसको समझते हैं। एस्टिमेशन क्या है? एस्टिमेशन इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द वेरियस क्वांटिटीज एंड द एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड अ पर्टिकुलर जॉब और प्रोसेस, है ना। किसी जॉब या प्रोसेस को तैयार करने में, है ना, इस चीज़ की गणना करना कि कितनी क्वांटिटी लगेगी, मतलब कितने मटेरियल लगेंगे, कितना उस पर खर्च आएगा, है ना। इन चीज़ों की गणना करना ही क्या कहलाता है, एस्टिमेशन कहलाता है ना। हिंदी में अगर आप समझे तो किसी जॉब को तैयार करने में कितना खर्च आएगा, इसकी गणना करना ही क्या कहलाता है, एस्टिमेशन कहलाता है, या अनुमान लगाना, इसको अनुमान कहते हैं ना। तो आप समझ गए होंगे कि एस्टिमेशन क्या कहलाता है, किसी जॉब या प्रोसेस को तैयार करने में इस चीज़ की गणना करना कि उसमें कितना मटेरियल लगेगा, उस पर कितना खर्च आएगा, है ना। इन चीज़ों का अनुमान लगाना क्या कहलाता है, एस्टिमेशन कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, एस्टिमेशन कॉस्ट, है ना। अब मान लीजिए आपने एस्टिमेट तैयार किया और आपके पास उतना फंड नहीं है, उतना पैसा नहीं है। तो एस्टिमेट तैयार करने से फ़ायदा ये होता है कि आप अपने काम को, है ना, डन इन पार्ट, हिस्सों में पूरा कर सकते हैं या उसको छोटा कर सकते हैं, है ना। या जो इम्पोर्टेंट है पहले उसको कर सकते हैं। एक हमारे पास प्लान रहेगा कि हमारा इतना जॉब बना, इतना खर्चा आएगा, लेकिन हमारे पास फंड अगर कम अवेलेबल है तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें एक होता है ओवर एस्टिमेट एंड अंडर एस्टिमेट, है ना। ये चीज़ें क्या होती हैं, ओवर एस्टिमेट उसको कहते हैं जो हमने एस्टिमेट बनाया है। अगर हमारा जो जॉब तैयार होने के बाद जो एक्चुअल कॉस्ट आई, अगर वो कम है, मान लीजिए हमने एस्टिमेट बनाया था 1,000 का, अब हमारा जॉब तैयार हो गया, हमने उसका खर्चा देखा कितना आया, तो ये पता चला कि हमारा 800 रुपये खर्च आया। तो हमारा एस्टिमेट क्या था, ज़्यादा था। तो इसको हम क्या कहेंगे कि हमारा एस्टिमेट जो था वो ओवर एस्टिमेट था, है ना। जितना हमारा एक्चुअल आया कॉस्ट, उससे ज़्यादा हमने अपना एस्टिमेट का खर्चा बताया था, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, ओवर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट किसको कहते हैं, जब हमारा एस्टिमेट एक्चुअल कॉस्ट से कम हो, है ना। अब जैसे हमने बताया कि मान लीजिए 800 रुपये खर्च आया, लेकिन हमने एस्टिमेट कितने का तैयार किया होगा, मान लीजिए हमने 700 बताया कि 700 हमारा लगभग खर्चा आया, लेकिन हमारा एक्चुअल कॉस्ट 700 से ऊपर निकल गया, 800 हो गया। तो हमारा एस्टिमेट क्या है, एक्चुअल से कम है। तो इसको क्या कहते हैं, अंडर एस्टिमेट, है ना। तो जब हमारा एस्टिमेट एक्चुअल से ज़्यादा होगा तो ओवर एस्टिमेट, और हमारा जब एस्टिमेट एक्चुअल से कम होगा तो अंडर एस्टिमेट, है ना। इसके बाद एस्टिमेट को तैयार करने में कुछ चीज़ों की हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि हम एस्टिमेट को कैसे तैयार करेंगे, है ना। इसमें पहला है जैसे उसका ड्राइंग, यानी एक खाका तैयार करना, उसका प्लान तैयार करना, सेक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट पार्ट, है ना, कि इम्पोर्टेंट चीज़ों को तैयार करना, उसका प्लान कैसे, उसका खाका एक तैयार करना, ड्राइंग, है ना। उसके बाद क्या है कि डिटेल स्पेसिफिकेशन अबाउट वर्कमैनशिप एंड मटेरियल, उस पर लेबर कितने लगेंगे,
मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को देखना, तैयार करना। एंड स्टैंडर्ड स्क्यूटर रेट्स ऑफ करंट ईयर, अब जो मटेरियल हम लेंगे, जो लेबर हम लगाएंगे, तो इनका करंट समय में इनका रेट क्या है ना। तो लेबर कितना लगेगा, मटेरियल कैसा होना चाहिए, हमारा हमारा प्लान उसका कैसा, ड्राइंग कैसी रहेगी, करंट ईयर में उनका रेट क्या है, इन सब चीज़ों के को हम देख के हम एक अनुमान लगाते हैं कि हमारे जॉब में कितना खर्च आएगा, है ना। इसके लिए हम यहाँ पे हैंड बुक और रेफरेंस बुक टेबल, दो चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों को तैयार करने के लिए, है ना। तो हैंड बुक क्या होती है, एक रेफरेंस वर्क है, टाइप ऑफ रेफरेंस वर्क, है ना। वर्क करने के लिए एक आधार है कि हमें जो काम करना है उसका एक आधार बनाता है ना। यहाँ पे इस पर लोग इन चीज़ों को बता रखते हैं ना। तो इसमें होता क्या है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस। तो हैंडबुक एक काम करने का आधार बुक है जिसमें चीज़ों को इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, गाइडेंस दिया रहता है। जो एस्टिमेट तैयार करता है, जो ओनर रहता है, उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन रहता है, गाइडेंस रहती है ना। दूसरे जो एक्सपर्ट उनके माध्यम से कि इस काम को हमें कैसा करना है। और रेफरेंस टेबल क्या होती है, ये इन्फॉर्मेशन टेबल है, इसमें डाटा रहती है ना। एस्टिमेट तैयार करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी है, अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग ये रेफरेंस टेबल और हैंडबुक आती है। तो इसमें रेफरेंस टेबल में इंफॉर्मेशन तरह की होती है, इसमें डाटा होते हैं जिससे एस्टिमेट बनाने में हमें मदद मिलती है। इसके बाद अब टोटल एस्टिमेशन कॉस्ट क्या आएगी। हमने अभी देखा कि मटेरियल लगता है और लेबर वगैरह लगते हैं, तो टोटल एस्टिमेशन कॉस्ट कैसे बनेगी। जितना भी हम रॉ मटेरियल लगाएंगे, टोटल रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल हमने ले लिया, अब रॉ मटेरियल से तो हमारा जॉब, रॉ मटेरियल लेने से तो हमारा जॉब नहीं बन गया, उसकी मशीन, अब उसमें जॉब बनाना है तो हमें मशीनिंग करनी पड़ेगी। जैसे फिटर का जॉब होता है तो उसमें लेथ मशीन पे हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, है ना। तरह तरह की मशीनिंग करनी पड़ेगी। तो इसमें मटेरियल के अलावा मशीनिंग कॉस्ट लगेगी, है ना। इसमें मशीन का खर्चा आएगा, बिजली का खर्चा आएगा, लेबर का खर्चा आएगा। तो इन सब चीज़ों को जोड़ के, जो हमने मटेरियल मंगाया उसका खर्चा जोड़ के टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट को हम तैयार करते हैं कि हम रॉ मटेरियल मंगाएंगे, इस पर कितना खर्चा आएगा, हम इसके अलावा उसको जॉब तैयार करने में जो चीज़ें लगेंगी, लेबर लगेंगी, मशीन लगेगी, बिजली खर्च, दुनिया भर के खर्च आएंगे, उन सब चीज़ों को जोड़ के हम एक तैयार करेंगे हमारी टोटल एस्टिमेशन कॉस्ट क्या होगी। अब हमने यहाँ पे मटेरियल की बात की, तो इन चीज़ों को समझते हैं कि मटेरियल कैसे कैसे उसमें बताया जाता है तैयार करने में, है ना। और इसके अलावा जो खर्च होते हैं जिसको हमने मशीनिंग कॉस्ट कहा है, इसमें कौन कौन से खर्च और आएंगे, है ना। तो मटेरियल में दो तरह के हैं, एक है डायरेक्ट मटेरियल, एक इनडायरेक्ट मटेरियल, जो सीधे तौर पर जॉब तैयार करने में लगाया जाता है। जैसे अगर हमें कोई फिटर का जॉब तैयार करना है, तो जैसे मान लीजिए कोई जॉब है तो वो लोहे से बनेगा, तो जैसे उसके लिए क्या हो गया, पदार्थ क्या हो गया, लोहा हो गया। तो सीधे तौर पर जो पदार्थ जॉब तैयार करने में लगाया जाता है वो डायरेक्ट मटेरियल कहता है। जैसे आप एक एग्जांपल से समझे, आपको मान लीजिए घर बनाना है, तो जैसे उसमें ईंट लगती है, बालू है, सीमेंट है, सरिया है, ये सब चीज़ उसके लिए क्या हो गई, डायरेक्ट मटेरियल हो गए, है ना, जो सीधे तौर पे उस प्रोजेक्ट में या जॉब में लग रहा है। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या हो गया, अप्रत्यक्ष रूप से जॉब में लगता है, जैसे ग्रीस हो गया, मोबिल ऑयल हो गया, है ना। मशीनिंग को जॉब को तैयार करने में, है ना, ग्रीस और ऑयल इस तरह की चीज़ें यूज होती हैं जो जो जॉब के मटेरियल नहीं है, लेकिन उसकी मदद, उसकी सहायता के लिए इन चीज़ों का यूज किया जाता है ना। तो ये चीज़ होगी इनडायरेक्ट मटेरियल। अब इसी तरह जो इसके अलावा जो खर्चा आएगा उसमें क्या होगा, जैसे लेबर हो गया, तो लेबर भी डायरेक्ट लेबर होते हैं, इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर क्या है, जॉब बनाने में मशीन पर सीधे तौर पे लगाए जाते हैं, है ना। जैसे कारीगर जो मशीन पे सीधे तौर पे काम करता है, जैसे मशीन का जो ऑपरेटर है ना, जो जॉब बना रहा है सीधे तौर पे उस पर काम कर रहा है, डायरेक्ट लेबर कहलाता है। जैसे घर बनाने में जो मिस्त्री हो गया, वो क्या कहलाएगा, उसका डायरेक्ट लेबर कहलाएगा। इनडायरेक्ट लेबर में क्या आएगा, जो अप्रत्यक्ष रूप से मशीन पर लगाए जाते हैं, जैसे सुपरवाइजर है, स्टोर कीपर है, हेल्पर है, जो उसकी मदद करते हैं। जैसे घर बनाने में ठेकेदार होते हैं जो उसकी देखरेख करते हैं, हेल्पर होते हैं जो सामग्री को मिस्त्री के पास तक पहुंचाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, इनडायरेक्ट लेबर, है ना।
ये सीधे तौर पे काम नहीं कर रहे हैं, काम मिस्त्री कर रहा है, लेकिन उसकी मदद के लिए, उसकी देखरेख के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। तो वो क्या आएंगे, इनडायरेक्ट लेबर में आएंगे ना, उनको भी तो खर्चा देना पड़ेगा। इसके बाद है ओवर एक्सपेंसेस, अतिरिक्त खर्च। अब हमने देखा मटेरियल पे खर्च हो गया हमारा, लेबर पे खर्च हो गया, इसके अलावा भी तो खर्च होते हैं, है ना। मटेरियल प्लस लेबर के अलावा जो अतिरिक्त खर्च आता है, जैसे बिजली का खर्च है ना। कोई मशीन हम चला रहे हैं तो उसमें बिजली का खर्चा आएगा। अगर कोई ऐसा जॉब बन रहा है जहाँ गर्मी के कारण हमें कोई दिक्कत हो सकती है तो कूलिंग करना पड़ सकता है, तो कूलिंग का खर्चा आएगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा। तो मटेरियल और लेबर के अलावा जो और बहुत तरह के अतिरिक्त खर्च होते हैं, उन सब चीज़ों को तो हमें कॉस्ट में जोड़ना पड़ेगा, है ना। जैसे एग्जांपल हमने दिया कि बिजली का खर्च हो गया, कूलिंग करना है, वहाँ वैसा काम हो रहा है कि हमें ठंडा उसका एटमॉस्फेयर चाहिए, वहाँ पे इन्वायरमेंट चाहिए, तो हमें कूलिंग करनी पड़ रही है, ट्रांसपोर्ट का खर्च लगता है, और बहुत तरह की चीज़ों के जो खर्च हैं वो सब खर्च उसमें जोड़े जाते हैं, है ना। फिर इन सब चीज़ों को जो हमने मटेरियल में जो पैसा लगेगा, लेबर को जो कॉस्ट लगेगी, जो अतिरिक्त खर्च आएगा, इन सब चीज़ों को मिला के क्या बनेगा, टोटल कॉस्ट, है ना। इन तीनों चीज़ों को इसमें जोड़ देंगे, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड एक्सपेंसेस, है ना। कितना मटेरियल है उसका खर्चा, जो लेबर है उसका खर्चा, और इसके अलावा जो अतिरिक्त खर्चा आएगा, इन सब चीज़ों को मिला के बनेगा हमारा टोटल कॉस्ट। अब हम इसी चीज़ पे तो हम सेलिंग प्राइस बनाएंगे नहीं, इसमें क्या बात है, सेलिंग प्राइस। अब जो हमारा टोटल कॉस्ट आया, तो चीज़ों को हमने बनाने में मान लीजिए 100 रुपये लगाया इन सब चीज़ों पे, तो हम 100 रुपये में तो नहीं बेच देंगे, हमें कुछ प्रॉफिट चाहिए। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, जो हमारा टोटल कॉस्ट आएगा इन चीज़ों चीज़ों पे खर्चा करेंगे हम, तो हमारा जॉब तैयार होगा, मटेरियल, उस पर फिर लेबर काम करेगा, लेबर काम करेगा तो उसमें कुछ अतिरिक्त खर्च भी आएंगे। इन सब चीज़ों को मिला के जो टोटल कॉस्ट बनेगा, उसके अलावा जो भी हमें प्रॉफिट चाहिए होगा, है ना, उस जॉब को तैयार करने के बाद जो हमें प्रॉफिट चाहिए होगा, जो उसका ओनर है उसको कुछ प्रॉफिट लेगा वो। तो इन टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मिला के क्या बनता है, सेलिंग प्राइस बनता है ना। तो आज हमने कुछ बेसिक चीज़ों पे इस चैप्टर से संबंधित बात की। इसके बाद हम इसके संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आज हमने बात की एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेशन क्या होता है, किसी जॉब या प्रोसेस को पूरा करने में इस चीज़ की गणना करना कि कितना उस पर मटेरियल लगेगा, कितना उस पर खर्च आएगा, है ना। ये क्या कहलाता है, एस्टिमेशन या अनुमान लगाना कहलाता है ना। अब इससे हमें मदद मिलती है कि हम इसको जॉब को कैसे पूरा करेंगे। ओवर एस्टिमेशन एंड अंडर एस्टिमेशन। ओवर एस्टिमेशन क्या कहलाता है, जब हमारी कॉस्ट एस्टिमेट की एक्चुअल कॉस्ट से ऊपर होती है तो उसको क्या कहलाता है, ओवर एस्टिमेशन। अंडर एस्टिमेशन क्या कहलाता है, जब एक्चुअल कॉस्ट से हमारी कॉस्ट एस्टिमेशन कॉस्ट कम हो, है ना। और इसके अलावा जॉब को तैयार करने, एस्टिमेशन को तैयार करने में कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ड्राइंग तैयार करनी पड़ती है, कितना लेबर लगेंगे, कितना मटेरियल लगेंगे, और उसकी रेट क्या है, करंट रेट, है ना, ईयर में जब हम उसको जॉब को तैयार प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका रेट क्या है। इसके लिए हम हैंडबुक और रेफरेंस टेबल का उपयोग करते हैं, है ना। और मटेरियल में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेबर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ओवरहेड एक्सपेंसेस देखा। इन सब चीज़ों को मिला के टोटल कॉस्ट बनती है, और हमारा प्रॉफिट जोड़ के हम सेलिंग प्राइस बना लेते हैं ना। तो एक बार हम सब स्लाइड को देख लेते हैं। है ना, ये हमारा चैप्टर था। ये हमने एस्टिमेशन क्या होता है ना, किसी जॉब को तैयार करने कितना खर्चा आएगा, एस्टिमेशन कहलाता है। अब इसमें हम इसको अलग अलग पार्ट में पूरा कर सकते हैं। ओवरहेड में समझाया कि ओवर एस्टिमेशन क्या होता है, अंडर एस्टिमेशन क्या होता है। फिर इसको तैयार करने में कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, उसके लिए हैंडबुक और रेफरेंस टेबल का हम उपयोग करते हैं। टोटल एस्टिमेशन कॉस्ट क्या होती है, टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट प्लस मशीनिंग कॉस्ट। मटेरियल दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना। लेबर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर। ओवरहेड एक्सपेंसेस अतिरिक्त खर्च, मटेरियल और लेबर के अलावा जो खर्च है, फिर सेलिंग प्राइस तैयार करते हैं ना। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिससे ये चीज़ें और बेहतर क्लियर होंगी, है ना। और आप
चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। और आप अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के भी शेयर करिए। धन्यवाद।